इसी साहब सर अर्ज ये है कि होगा क्या? ये तो हम ऐसी एक ऐसे ऐसे कहते मोहलक दौर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी जंग का खतरा पैदा हो सकता है। तो चिश्ती साहब ये बताइएगा कि ईरान के पास ये सलाहियत क्या मौजूद है कि वो इसराइल को वापसी हिट कर सके, वो भी इतने ही फासले पर जाकर? देखिए, पीस टाइम में जब से हम ईरान के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वेपन्स उन्होंने ड्रोन्स भी क्लेम किए हैं, जो फायर भी किए हैं, लेकिन लास्ट टाइम उनकी एक्यूरेसी एक क्वेश्चन मार्क थी कि एक्यूरेसी कितनी है। जाहिर है ड्रोन का एक अल्टीमेट एम होता है, या जो भी आप मिसाइल मारते हैं, सरफेस टू सरफेस भी मारते हैं, उनका एक टारगेटिंग स्ट्रैटेजी होती है नंबर वन, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एक्यूरेसी होती है कि आपने टारगेट कौन सा हिट करना है और किस जगह जाकर हिट करना चाहिए, कितनी एक्यूरेटली करना चाहिए। अब टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट या टेक होम ये है कि जब आप फायर करते हैं तो कितने % आपका सक्सेस चांस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उनके पास सिंपल ड्रोन है जो लास्ट टाइम मारे गए थे, तो वो उस सेंस में टारगेट नॉकआउट नहीं कर सकते, जो जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने एलिमिनेट किया है अनफॉर्चुनेटली, वो बहुत ही टारगेटेड स्ट्रैटेजी थी, उनकी वेपन्स एक्यूरेट थे। और जो मैं अब पढ़ रहा हूँ और इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने क्लेंटरस्टाइन ऑपरेशन शायद जमीन से भी किया अपने कमांडोज के थ्रू, जिन्होंने इतनी प्रिसीजन से इतने लीडर्स को जहाँ बग किया या शहीद किया। तो ये डिपेंड करता है, एक उनके पास अल फतेह मिसाइल है, वो क्लेम करते हैं उसकी 4000 किलोमीटर रेंज है, फायर तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, लेकिन इस वक्त इसराइल की हाईएस्ट पॉसिबल अलर्ट पर है, और आई एम श्योर कि इतनी हाईएस्ट पॉसिबल अलर्ट के होते हुए वो भी वेट कर रहे होंगे कि जो भी वेपन्स आएगा वो किसी न किसी तरीके से इंटरसेप्ट करेंगे। और ये भी ज़हन में रखें कि इजराइल अकेला नहीं है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, पूरी वेस्ट खड़ी है, वेपन्स हैं उसके, स्टेट ऑफ द आर्ट उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। तो कैपेबिलिटी एक और चीज है, और उसका टारगेट तक सही मानों में बड़ी एक्यूरेसी के साथ और हाई परसेंटेज के साथ पहुंचना एक दूसरी चीज है। तो अभी जब तक एग्जिबिट नहीं करता, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि वो एक्यूरेट कितने, बिकॉज इतनी लॉन्ग रेंज ईरान ने कभी मारा नहीं है, टेस्ट नहीं हुए फील्ड में, जिससे हम ये निशानदेही कर सके वो कितना एक्यूरेट है, और अगर कोई टेस्ट भी किया तो उन्होंने रिजल्ट अपने तक ही रखे। जी अच्छा चिश्ती साहब, मैं इससे पहले कि जनरल साहब आपकी तरफ बढ़ूं, मैं चूंकि इससे मिलता ही सवाल है, वो ये कि क्या इसराइल और ईरान के दरमियान जो फासला है, इसके तनाजुर में दो चीजें हैं। क्या इसराइली तैयारे बगैर फजाई ईंधन यानी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के ईरान जाकर वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि क्या ईरान के पास ऐसे तैयारे मौजूद हैं जो खुद बगैर रिफ्यूलिंग के इसराइल पर हमला कर सकते हो? क्या ये सर लॉजिकली मंतकी तौर पर मुमकिन है कि बगैर रिफ्यूलिंग के फाइटर जेट्स इतना फासला तय कर ले, रास्ते में कोई पड़ाव ना आए उनका? जो इसराइल के जहाज हैं वो F-35, F-16 और F-15। F-35 का तो मैं पॉसिबल गिनता हूँ, लेकिन F-16 और F-15 को 4000 किलोमीटर आना जाने की रिफ्यूलिंग डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। और इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी रास्ते में जो मुल्क है, और दोनों तीनों अरब मुल्क हैं, जो मुल्क रास्ते में, वो इराक है या पॉसिबल सीरिया है या फिर जॉर्डन है, इनके ऊपर से वो उड़कर आए हैं एयर स्पेस में, और डेफिनेटली रिफ्यूलिंग एक दफा कम से कम हुई है कहीं ना कहीं। एक बात तो ये है, पहले सवाल का जवाब ये है। जो आपने दूसरा सवाल किया कि ईरान के पास क्या कैपेबिलिटी है, ईरान के पास मोस्टली F-14 जहाज हैं, और ये ऑलमोस्ट शाह के जमाने में लिए गए थे, शाह ईरान के जमाने में लिए गए थे। उसके बाद इन पर सेक्शन लग गए, इनके स्पेयर पार्ट बंद हो गए, और ईरान की एयरफोर्स को बहुत मुश्किल पेश आई थी ये फ्लीट को मेंटेन करने के लिए। इस दौरान इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड और अनऑफिशियल सोर्सेज से इनको थोड़ा बहुत अपग्रेड भी किया है, मेंटेन भी कर रहे हैं, और फ्लाइंग वर्दी भी बनाया हुआ है। तो दूसरा जहाज उनके पास फैंटम F-4 जहाज है। अब दोनों जहाजों को मैं कोई कंपैरिजन उस तरह नहीं कर सकता, बिकॉज इनकी क्वालिटी और इनकी विंटेज और इनका जो बॉम्ब कैरिंग कैपेबिलिटी है, वो अमेरिकन दिए हुए F-35 तो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया का नंबर 1 जहाज है, जो इसराइल की तरफ से अटैक करने में आया है, और उसको बैक किया F-16 और F-15 ने। तो उनकी कैपेबिलिटी बहुत आगे है एज कंपेयर टू फैंटम। और कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन के F-14 हिट कर सकते हैं और फैंटम इसराइल हिट कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है कि नहीं कर सकते प्रेजेंट सर्कमस्टांस। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, सवाल मेरा अगला आपसे कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इस पर ईरान ने जो हमला किया और जवाबन फिर इसराइल की जानिब से हमला हुआ, तो क्या ईरान के पास कोई मौसर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था कि वो इन हमलों को रोक पाता? ईरान इन हमलों को रोकने में नाकाम क्यों रहा? क्योंकि सर देखिए, आप जब अपने से कई गुना बड़े ताकतवर एंटिटी से पंगा लेंगे, या जब आप यूं कह लें कि उनके साथ लड़ाई मुठभेड़ करेंगे आप, तो आपको पता ही होगा ना कि आपके आर्सेनल में क्या कुछ पड़ा हुआ है। आप पलट के वो वार करेगा तो मैं कैसे रोकूंगा या दिफा करूंगा? तो ईरान नाकाम क्यों रहा सर?
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये एक खालिस मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सवाल है। लेकिन इसका हम्म। जवाब बड़े आराम से मेरा ख्याल आपके नाज़रीन समझ जाएँगे। पहली बात तो ये है कि ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ। आपको मालूम है, हम भी जानते हैं, पिछले 72 घंटे से तकरीबन ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि अमेरिका ने मना किया इसराइल को कि तुम ये ना करो, लेकिन वो करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने अपने जो बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ से लोग वापस बुलाए। तो सबसे पहली गलती तो मैं ये कहूँगा, वो कि हमारी बहुत दुआएँ हैं ईरान के साथ, और बहुत गलत बात है जो हमला किया इसराइल ने। पहली गलती ये की है ईरान ने कि जब उनको मालूम था कि हमला होने वाला है, तो उन्होंने हमला होने का इंतज़ार क्यों किया? उनको पहले ही कोई कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। बहरहाल वो तो हो गया सो हो गया। ये जो आपने बात की है, इसका इस तरीके से हुआ है मामला सारा, कि सबसे पहली वेव जो आई है इज़राइली जहाज़ों की, उन्होंने एक चीज़ होती है सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयर डिफेंस, कि इनके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स था उनको बेअमल कर दिया, और इनके जो एयर डिफेंस थी उनको नाकारा कर दिया। सिर्फ बॉम्बिंग से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से उनको जैम कर दिया, उनको गैर फ़ाल कर दिया। और साफ ज़ाहिर है कुछ को उन्होंने बॉम्बिंग भी की होगी। ये उन्होंने पहली वेव ने ये कार्रवाई की। फिर दूसरी वेव आई, उन्होंने ये किया कि जितने इनके डिसीजन मेकिंग सिस्टम थे, जितने इनके मिलिट्री लीडर्स थे, उन सबको मार दिया, और जो इनके कम्युनिकेशन के सिस्टम थे, आपस में बातचीत करने वाले, वो सब नाकारा कर दिए। तो आप ये समझें कि आप यूँ समझें कि किसी एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाए, कोई का सब वहाँ पर गूंगे और बहरे हों, और उन पर हमला हो जाए, तो वो फिर क्या करेंगे? कैसे जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? जवाब देने वाले मार दिए उन्होंने पहले। ये उनकी दूसरी वेव आई है। उसके बाद फिर वेव्स आई हैं जिन्होंने इनकी एटमी तनसीबात और मिसाइल की तनसीबात और उन पे हमला किया है, और वो हमले जारी हैं। ये ना आप समझें कि वो कोई एक हमला था या 2 हमले थे, वो वेव्स आफ्टर वेव्स आ रही हैं। क्योंकि वो एक रत्ती भी ये ऐसा इम्कान नहीं छोड़ना चाहते जिसमें कि ईरान किसी भी तरीके से कोई जवाब देने के काबिल हो। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि वो क्यों नहीं जवाब दे सका, क्या, तो उसका मैंने आपको थोड़ा-सा ये तफ़सील बताई है कि पहली गलती कि आपने प्रीएम्पशन क्यों नहीं की, आपने इंतज़ार किया। फिर जब उन्होंने आपको डिसेबल कर दिया, वो जो पहले वाले को तो कहते हैं ना सिएट, सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयर डिफेंस। दूसरे वाले को कहते हैं डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक। डिकैपिटेट का मतलब होता है कि सर उतार देना। यानी कि जो सोचने और आपको जिन्होंने ऑर्डर देने थे, वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया। तो अब ये है कि अगर तो ईरान ने पहले से कुछ ऐसे अपने साथे कहीं रखे हों, जैसे इराक है या यमन है या कहीं समुद्र में रखे हुए हैं, तब तो वो कोई शायद जवाब दे पाएगा, अगर वो छुपे हुए हैं। वरना मेरा नहीं ख्याल कि सरज़मीन ईरान से कोई बहुत बड़ा जवाबी हमला होने का इम्कान है। मेरा ख्याल है वो सारे इम्कानात बड़ी हद तक इसराइल ने ख़त्म कर दिए हैं या अभी ख़त्म कर रहा है।